ये बैठक तब बुलाई गई है जब दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं। ये बैठक तब बुलाई गई है जब दिल्ली में सीट शेयरिंग के समझौते को लेकर के नीतीश कुमार को अभी तक स्पष्ट संकेत भारतीय जनता पार्टी से नहीं मिला है। लालू प्रसाद की दोस्ती का 90 के दशक से जब दोनों की दोस्ती शुरू होती है तब से लेकर के अब तक दूर हो या पास हो, दोनों एक दूसरे के राजनीति के कुशन रहे हैं। पार्टी के अंदर या किसी भी तरह का कोई विद्रोह होता है या फिर कमजोर नजर आता है पार्टी, तो लालू प्रसाद नीतीश कुमार की तरफ इशारा करते हैं और नीतीश कुमार उन्हें सत्ता में ला करके कुछ दिनों के लिए फिर से सब कुछ सामान्य करके एक बार फिर से बूस्टअप दे देते हैं। अभी अभी 4 सीटों के जो चुनाव हुए हैं उसमें लालू प्रसाद बुरी तरह से परास्त हुए हैं। चारों की चारों सीटें वो हार गए हैं और यहां तक कि जो सीटें उनकी अब तक दूसरे किसी की नजर में नहीं गई थी, उन सीटों पर भी उनकी हार हो गई कि नीतीश कुमार लालू प्रसाद को इतना कमजोर नहीं होने देंगे जिससे कि नीतीश कुमार की सत्ता ही चली जाए। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से आपके सामने भीतर की बात लेकर के हाजिर है। आज के भीतर की बात में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आने वाले बिहार के चुनाव से लेकर के बिहार की राजनीति का चक्र जो घूम रहा है वो किस करवट बैठेगा उससे बहुत ज्यादा इत्तेफाक रखता है। हमने आपको सुबह सवेरे ही खबर करके बताया था कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद भले ही जितने डिफरेंसेस दिखा रहे हों, लेकिन दोनों की जो दिशा है वो लगभग एक समान चल रही है। ऐसा क्या जरूरत पड़ गया? ये संयोग है या प्रयोग है कि दोनों एक साथ निकले हुए हैं यात्रा पर। लालू प्रसाद इस पूरे माहौल में तेजस्वी यादव से अलग बयान दे रहे हैं, वहीं मीसा भारती का एक अलग बयान आ रहा है। इस बीच में संगठनिक तौर पे भी बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं। नीतीश कुमार का एंगल साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो रास्ता तेजस्वी यादव चल रहे हैं उस रास्ते से पहले या फिर उस रास्ते को काट करके चल रहे हैं। इसकी कहानी और इसके पूरे पूरे मायने आखिर क्या लगाए जा सकते हैं? अब तक लालू प्रसाद ही वो शख्स हैं जिनके कंधे पर सवार होकर के तेजस्वी यादव को सत्ता में लाने से पहले नीतीश कुमार खूब बोला करते थे। नीतीश कुमार लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के जंगल राज की खूब चर्चा करते हैं, लेकिन जब जब तेजस्वी यादव के साथ आते हैं तो एक ही बात कहते हैं कि मेरे दोस्त समान भाई का बेटा है या भाई समान दोस्त का बेटा है। खैर, इन सारी बातों के साथ साथ अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें खरमास को लेकर के बहुत सारी बातें कही जा रही है। हालांकि नीतीश कुमार हर मंच से इनकार कर रहे हैं, आज भी जहां वो हैं वहां यही बात रिपीट करेंगे कि वो अब कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन क्या नीतीश कुमार कहीं नहीं जाएंगे ये कह करके कहीं नहीं जाएंगे ये बात पक्का है? इसकी गारंटी कोई देने के लिए तैयार नहीं है। तो वहीं दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आगे आगे नीतीश कुमार और पीछे पीछे तेजस्वी यादव, यात्रा का उनका भी शेड्यूल इसी तरह से चल रहा है। जहां नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा कर रहे हैं जो उनके कोर वोटर हैं, हालांकि नाम बदल दिया है, प्रगति यात्रा रख दिया है, लेकिन आज भी आप देखिएगा तो जीविका दीदियों से मिलते हैं, उनके द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा करते हैं। हालांकि और भी कई समीक्षाएं वो कर रहे हैं, कुछ समीक्षा में उनके साथ लोग नहीं जुट रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो खरमास के बाद का शेड्यूल सब तय हुआ है वो शेड्यूल क्या कह रहा है? लालू प्रसाद 18 तारीख को एक इमरजेंसी बैठक बुला दी है। ये बैठक तब बुलाई गई है जब नीतीश कुमार को उन्होंने ऑफर दिया था। ये बैठक तब बुलाई गई है जब दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं। ये बैठक तब बुलाई गई है जब दिल्ली में सीट शेयरिंग के समझौते को लेकर के नीतीश कुमार को अभी तक स्पष्ट संकेत भारतीय जनता पार्टी से नहीं मिला है। ये बैठक तब बुलाई गई है जब सीट शेयरिंग का समझौता एनडीए में उलझा हुआ है। हम लगातार आपको सीट शेयरिंग के समझौते की भी बात और उसके जो अलग अलग पहलू है उस पर आपको समझा रहे हैं। तो आज हम जो बात करने आए हैं उस बात में बहुत कुछ छिपा हुआ है नीतीश कुमार और लालू प्रसाद की दोस्ती का। 90 के दशक से जब दोनों की दोस्ती शुरू होती है तब से लेकर के अब तक दूर हो या पास हो, दोनों एक दूसरे के राजनीति के कुशन रहे हैं। चाहे वो नीतीश कुमार रहे हों या फिर लालू प्रसाद रहे हों। जब लालू प्रसाद सत्ता में थे तो नीतीश कुमार उनके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी या सबसे बड़े मित्र हुआ करते थे।
ये दोनों ही परिस्थितियां नीतीश कुमार के लिए और लालू प्रसाद के लिए राजनीति में एक दूसरे को मजबूत रखने के लिए जरूरी थी। आज भी वैसे ही चल रही है। जब जरूरत पड़ता है तो उस कंधे का सहारा लेकर के नीतीश कुमार अपनी सत्ता को बरकरार रखते हैं, तो जब जरूरत पड़ता है पार्टी के अंदर या किसी भी तरह का कोई विद्रोह होता है या फिर कमजोर नजर आता है पार्टी, तो लालू प्रसाद नीतीश कुमार की तरफ इशारा करते हैं और नीतीश कुमार उन्हें सत्ता में ला करके कुछ दिनों के लिए फिर से सब कुछ सामान्य करके एक बार फिर से बूस्टअप दे देते हैं। अभी अभी 4 सीटों के जो चुनाव हुए हैं उसमें लालू प्रसाद बुरी तरह से परास्त हुए हैं। चारों की चारों सीटें वो हार गए हैं और यहां तक कि जो सीटें उनकी अब तक दूसरे किसी की नजर में नहीं गई थी, उन सीटों पर भी उनकी हार हो गई। इसके मायने क्या लगाया जाए? इसके मायने सीधी तौर पर नजर आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं लालू प्रसाद कुछ हिस्सों में कमजोर हुए हैं। अगर लालू प्रसाद कमजोर होते हैं, जिस बात की चर्चा मैं शुरू से ही कर रहा हूं कि नीतीश कुमार लालू प्रसाद को इतना कमजोर नहीं होने देंगे जिससे कि नीतीश कुमार की सत्ता ही चली जाए। अभी आप कहेंगे कि सत्ता कैसे चली जाए? तो जब जब नीतीश कुमार मजबूर होते हैं अपने सहयोगियों को, उनको अपना पावर दिखाना होता है, तो वो सीधे दूसरी तरफ इशारा करते हैं लालू प्रसाद की तरफ कि उधर चले जाएंगे, तुम देखते रहियो मैं मैके चली जाऊंगी वाली हाल है। अब ऐसी स्थिति में लालू प्रसाद को भी ये समझ में आने लगा है कि ये 2025 का चुनाव एक ऐसा टर्निंग पॉइंट है जहां अगर तेजस्वी यादव को स्थापित नहीं रखा जा सका, या तेजस्वी यादव जो देखने को मिला है 2024 के चुनाव में कि मात्र 35 विधानसभा सीटों पे, उसी के आसपास विधानसभा सीटों पे वो बढ़त बना पाए हैं, तो इसके परिणाम अगर इसी अनुसार आते हैं तो तेजस्वी यादव का टिकट और बोरिया बिस्तर दोनों पैकअप हो जाएगा। ऐसे में लालू प्रसाद को कुछ अलग करना पड़ेगा। हालांकि 72 सीटों पे बढ़त तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार को भी दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या नीतीश कुमार की ये 72 सीटों की बढ़त 2020 के चुनाव के तरह तो नहीं हो जाएगी? ये बड़ा सवाल है। उस सवाल का जवाब दोनों खोज रहे हैं, क्योंकि दोनों के वोट बैंक में सेंधमारी हुई है और इसको लेकर के दोनों अपने अपने हिसाब से अपने वोट बैंक को एक बार फिर से रिवाइव करने की कोशिश में है। कार्यकर्ताओं से संवाद करने तेजस्वी यादव निकले हैं, तो लोगों से मिलने प्रगति यात्रा पर निकले हैं नीतीश कुमार। ये लगातार जारी है। इतनी ठंड के बावजूद आप सब घर में होंगे और नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव यात्रा पर है। कल भी यात्रा के दौरान उन्होंने बहुत सारी बातें कही है, तो नीतीश कुमार ने भी यात्रा के दौरान बहुत सारी बातें कही। अब इन सभी परिस्थितियों को लेकर के जो 18 तारीख को की मीटिंग बुलाई गई है लालू प्रसाद के द्वारा, उस मीटिंग में बहुत सारी कड़ियां जुड़ रही हैं। उस मीटिंग को बुलाने और उसे करने के पीछे कई कहानियां हैं, जो कहानी सीधा होती हुई राष्ट्रीय जनता दल से सड़क के उस पार जदयू कार्यालय तक पहुंचती है। और अगर जदयू कार्यालय तक पहुंचती है तो निश्चित रूप से इसके असर आने वाले 2025 के चुनाव से पहले बिहार की राजनीति में देखने को मिल सकते हैं। मामला क्या है हम आपको बताते हैं। लालू प्रसाद और जगदानंद सिंह भले ही बहुत अच्छे मित्र हों, लेकिन जगदानंद सिंह और नीतीश कुमार के बीच में 36 का आंकड़ा है। यही कारण है कि आपने देखा होगा कि जैसे ही मंत्रिमंडल का गठन हुआ, लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव की बात मान करके जगदानंद सिंह के पुत्र सुधाकर सिंह को अपने मंत्रिमंडल में शामिल तो कर लिया नीतीश कुमार ने, लेकिन टिका नहीं पाए। सुधाकर सिंह को इस्तीफा देना पड़ा और मंत्रिमंडल से वो बाहर हो गए। इस बात को आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार कितना स्लाइटली जो है ना, वो अपनी रणनीति को एग्जीक्यूट करते हैं। किसी को पता भी नहीं चला और जगदानंद सिंह से उन्होंने अपनी दुश्मनी निभा भी ली। यही कारण हुआ था जब सरकार बनी थी तो जगदानंद सिंह अंतर्ध्यान हो गए थे, नाराज थे और कई महीनों तक वो ऑफिस से बाहर थे। बाद में फिर मना उना करके लाया गया, लेकिन इस दौरान आपने देखा होगा कभी भी प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए जगदानंद सिंह की मीटिंग नीतीश कुमार के साथ नहीं हुई, आमने सामने कभी नहीं बैठे। तो इसके मायने क्या हो सकते हैं आप अंदाजा लगा लीजिए। इसके मायने सीधे आपको नजर आए होंगे कि कहीं ना कहीं इस पूरी कहानी का एक अलग प्लॉट देखने को आपको मिला होगा। अब इस पूरी कहानी का एक नया पटाक्षेप हम आपके सामने करने जा रहे हैं कि आखिर 18 तारीख की मीटिंग जो लालू प्रसाद करने वाले हैं, कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है, उसके पीछे का कारण क्या है।
क्या होने वाला है और उसके असर आने वाले बिहार की राजनीति और 2025 के चुनाव में क्या होंगे। तो सबसे पहले आप उस जगह पर जाइए जहां जगदानंद सिंह की मैं चर्चा कर रहा था। जगदानंद सिंह एक बार फिर से थोड़ा साइड हो गए हैं, उम्र का तकाजा भी है, बहुत सारी बातें हैं। इसको लेकर के कुछ ऐसी बातें सामने आई हैं जिसमें लालू प्रसाद को परेशान किया है, और लालू प्रसाद की परेशानी का कारण सबसे बड़ा यही है कि जो 4 विधानसभा क्षेत्र, जिसमें से 2 ऐसे विधानसभा क्षेत्र थे जिस पर पूरी मजबूत पकड़ थी, वो हार गए हैं। एक तो बेलागंज और दूसरा रामगढ़। हम बेलागंज की बात थोड़ा साइड कर देते हैं, हम रामगढ़ आते हैं। और रामगढ़ में आपको पता है कि जगदानंद सिंह की तूती बोलती है और उनके परिवार का ही उस पर पूरा कब्जा रहा है, लेकिन बुरी तरह से हारे। जीते तो बहुत कम आंकड़े से और हारे तो बहुत लंबे आंकड़े से, यानी कि सीधी तौर पे यह कहा जा सकता है कि जगदानंद सिंह का प्रभाव समाप्त हो गया था। इसके बाद आप उम्र की बात भी कर सकते हैं। जगदानंद सिंह की उम्र भी हो गई है, बहुत ज्यादा अनुशासित है। उनके अनुशासन के कारण कार्यकर्ता भागे भागे फिरते हैं, और राजनीतिक दलों में अनुशासन तो जरूरी है ही, लेकिन कार्यकर्ताओं के साथ सहजता भी बहुत जरूरी है। इसको लेकर के भी लगातार सवाल खड़े होते हैं। इसके बाद अब तेजस्वी यादव युवा हैं, उनकी पूरी टीम, लालू प्रसाद को अगर साइड कर दें, उनकी टीम को साइड कर दें, तो सभी युवा हैं। ऐसे राष्ट्रीय जनता दल को एक युवा नेतृत्व चाहिए। इसको लेकर के भी बहुत सारी बातें सोची जा रही है। और इन सब में कौन होगा प्रदेश अध्यक्ष? भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार से सामंजस्य बिठाने ऐसे व्यक्ति के सिलेक्शन के लिए एक बड़ा इनिशिएटिव लिया है। 2 स्तर पे नीतीश कुमार को की रेकी की जा रही है, उनको संतुष्ट करने की कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। एक, जो सम्राट चौधरी काफी नाराज थे, दोनों के बीच में, नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी के बीच में 36 का आंकड़ा था, वो दोनों को सहज किया गया। सम्राट चौधरी ने कई स्टेप पर पीछे हट करके और नीतीश कुमार को अभिवादन किया है। तो वहीं विजय कुमार सिन्हा, जिनसे काफी तलखियां थी, आपने देखा वो विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए विजय कुमार सिन्हा और नीतीश कुमार के बीच में किस तरह के संवाद हुए थे। आज वो विजय सिन्हा नीतीश कुमार के पीछे हाथ बांध करके खड़े रहते हैं। यानी 2 स्टेज पर भारतीय जनता पार्टी ने सेक्रीफाइस किया है। तो तीसरा, दिलीप जायसवाल को इतने सहज स्वरूप में पेश किया है प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कि आपने देखा होगा कि वो उठते हैं, जदयू कार्यालय में चले जाते हैं, इतने सीनियर लीडर होने के बाद वो बैठे रहते हैं, जदयू के लोग भाषण देते हैं और वो चुपचाप सुनते हैं, बाद में फिर रिएक्ट भी करते हैं और नीतीश कुमार को अपना नेता मानने के लिए सहर्ष स्वीकार करते हैं। ऐसी स्थिति में अब लालू प्रसाद को भी इस तरह के हथकंडे अपनाने होंगे, और यही कारण है कि लालू प्रसाद ने वो तरीका शुरू कर दिया है, उस पर काम करना शुरू कर दिया है, जिससे कि नीतीश कुमार को सहज किया जा सके। इसके लिए कई नाम सामने आए हैं। प्रदेश अध्यक्ष बदलेंगे, यह भी तय माना जा रहा है। इसके लिए सबसे पहले 2 लोगों का जो नाम आ रहा है वो है दलित समाज से। हालांकि इसमें 1 दर्जन नाम है, और इस 1 दर्जन नाम में से 6 नाम को शॉर्टलिस्टेड किया गया है, जिसमें से 1 प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी संभालेगा। दलित 2 नेता हैं, जिसमें से एक कुमार सर्वजीत हैं, जिनका तेजस्वी यादव के साथ बहुत अच्छा सामंजस्य है। लेकिन दलित राजनीति को टक्कर देने के लिए, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए चिराग पासवान जैसे मजबूत नेता को सामने करके तेजस्वी यादव से सीधे भिड़ाने की कोशिश कर रही है, उसमें कुमार सर्वजीत की भूमिका बड़ी हो सकती है। कुमार सर्वजीत भी अपने क्षेत्र में, खास करके अगर दक्षिण बिहार की बात करें तो दक्षिण बिहार में अपनी अच्छी खासी पैठ बनाते हैं। पारिवारिक फैमिली बैकग्राउंड भी उनका रहा है, और वो एक अच्छे नेता के रूप में जाने जाते हैं, काम भी करते हैं और जमीन पर रहते हैं, बहुत सहज हैं लोगों से बातचीत करने में। इसलिए कुमार सर्वजीत का नाम सबसे ऊपर आ रहा है। उसके बाद दूसरे नंबर पर शिवचंद्र राम का नाम आ रहा है, जो पहले भी प्रदेश अध्यक्ष युवा के रह करके उसकी भूमिका निभा चुके हैं। ये भी काफी सहज है और सुलभ भी है। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि ये भी दलित समाज से आते हैं, और दलित समाज में जिस बिरादरी से आते हैं, जिस कुड़ी से आते हैं, उसका भी एक प्रभाव बिहार की राजनीति में और वोट बैंक में अच्छा खासा है। ऐसी स्थिति में दलित को बनाने के पीछे का कारण है, और इन दोनों को चुनने के पीछे कारण था कि नीतीश कुमार के जो मंत्रिमंडल है, उस मंत्रिमंडल का हिस्सा ये दोनों रह चुके हैं, और दोनों नीतीश कुमार के साथ बहुत सहज रहते हैं। तो एक तो ये कारण है। दूसरा, अगर ये दोनों उस कैटेगरी में आते हैं, लेकिन
उतना ज्यादा अहम नहीं रह पाते हैं। तो दूसरा नंबर है जो बहुत डैमेज कर रहा है राष्ट्रीय जनता दल को, खास करके जब से जनसुराज आई है तब से, AIMIM आई है तब से, और नीतीश कुमार भी जब पासबंदा वगैरह को अपनी तरफ खींच करके ले आते हैं, तो एक सबसे बड़ा जो वोट बैंक है राष्ट्रीय जनता दल का, MOI समीकरण, उसमें से मुस्लिम उनसे छटक रहे हैं। और यही कारण है कि आपने देखा होगा कि बेलागंज में उनकी बड़ी बुरी हार हुई है। बेलागंज अब तक MOI समीकरण के आधार पर ही वो 8 बार से जीतते आ रहे हैं। इस बार बुरी हार हुई है। जनसुराज वहां अपना उम्मीदवार उतारा था और वो भी मुस्लिम समाज से। तो इसको लेकर के 2 नाम सामने आते हैं। एक कारी शोएब, जो कि तेजस्वी यादव के बहुत ही ज्यादा प्रिय में से आते हैं। आपने हर कार्यक्रम में देखा होगा कि तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द कारी शोएब जरूर रहते हैं और तेजस्वी यादव उन पर ट्रस्ट भी करते हैं। अल्पसंख्यक समाज से आने के साथ साथ, उसकी पकड़ बड़ी होने के साथ साथ, वो हिंदू समाज में भी अच्छी पकड़ रखते हैं। आपको हमने कई तस्वीरें पहले दिखाई हैं कि वो हिंदू मंदिरों को धोने, उसे साफ सुथरा रखने, और यहां तक कि जब सावन में कांवड़ यात्रा होता है तो गरीबनाथ मंदिर के सामने लंगर लगाने से लेकर के लोगों की सेवा करने तक का वो काम करते हैं। यानी कि दोनों ही कौम में उनकी एक अच्छी पकड़ है, इसलिए बहुत ही सहज है। और हाल फिलहाल में जो घटना घटी थी विधान परिषद में, जिसके चलते सुनील सिंह की सदस्यता गई है, उस दौरान भी कारी शोएब ने अपने आप को स्थापित रखा, क्योंकि उनका भी नाम उस लिस्ट में शामिल था। लेकिन इनकी सदस्यता बच गई क्योंकि नीतीश कुमार के सामने इन्होंने, और पूरे सार्वजनिक तौर पे उन्होंने अपने किए हुए कार्यों को लेकर माफी मांगा और यह कहा कि मैं पहली बार सदन में आया था, इसलिए मुझे जानकारी नहीं थी। इसके मायने सीधे हैं कि नीतीश कुमार से यदि सामंजस्य बिठाने की जरूरत हो और नीतीश कुमार पाला बदल के आते हैं, तो ऐसी स्थिति में कारी शोएब एक बड़े एसेट हो सकते हैं महागठबंधन या नीतीश लालू की दोस्ती के। दूसरा नाम है इसराइल मंजूरी का। नीतीश सरकार में अभी मंत्रिमंडल में मंत्री थे, वो युवा नेता हैं। हालांकि कारी शोएब से तुलना की जाए तो निश्चित रूप से कारी शोएब इनसे बहुत आगे निकलते हैं। हालांकि और भी मुस्लिम नेता हैं जो उम्र के हिसाब से फिट नहीं बैठते हैं, क्योंकि अब इस बार जो नई टीम बनानी है वो युवा टीम बनानी है। इसके अलावे एक आलोक मेहता का नाम आ रहा है। आलोक मेहता भी लंबे समय से इस नाम को देख रहे होंगे आप, लेकिन आलोक मेहता वाले मामले में नीतीश कुमार असहज हो जाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार के लौकुश समीकरण से ये आते हैं और नीतीश कुमार नहीं चाहेंगे कि आलोक मेहता को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अगर ऐसा होता है तो नीतीश कुमार के वोट बैंक पर असर पड़ सकता है। तो आलोक मेहता का नाम तो ऑटोमेटिक ही बाहर चला जाता है। अब सबसे जो महत्वपूर्ण नाम हम आपको बताने जा रहे हैं, वो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है और भीतर ही भीतर अब ये नाम लगभग लालू प्रसाद के जुबान पर है। लालू प्रसाद के लंबे समय से चली आ रही जो उनकी एक इच्छा थी, जिसको पूरा करने के लिए उनके परिवार के सदस्यों ने, उनकी पार्टी के लोगों ने बहुत मेहनत किया, लेकिन लालू प्रसाद की वो इच्छा, वो बदला नहीं ले पा रहे थे। वो था पाटलिपुत्रा में लालू प्रसाद की हार और लगातार राष्ट्रीय जनता दल का वहां से हारना। इस पूरे काम को पूरा किया है उनकी बेटी, बड़ी बेटी मीसा भारती ने। मीसा भारती साये की तरह लालू प्रसाद के साथ रहती हैं और यहां तक कि आपने देखा होगा जब किडनी ट्रांसप्लांट हो रहा था तो एक बेटी किडनी दे रही थी और दूसरी बेटी वहां खड़ा होकर के उनकी सेवा कर रही थी। मीसा भारती लालू प्रसाद के बहुत करीब हैं और अब नीतीश कुमार से सामंजस्य बिठाने के लिए, और जिस तरह से हम आपको पहले बता चुके हैं कि रोहिणी आचार्य के चलते पिछली बार नाराज होकर के नीतीश कुमार ने महागठबंधन का साथ छोड़कर के फिर से एनडीए में अपने आप को लेकर के चले गए थे, तो वहीं मीसा भारती इतनी सहज हैं और लालू प्रसाद के साथ इस तरह का सामंजस्य स्थापित करने में माहिर मानी जाती हैं, नीतीश कुमार से इस तरह से सामंजस्य बिठाने में माहिर मानी जाती हैं कि आपने हर अवसर पर उनको देखा होगा कि लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के बगल में खड़ी होकर के नीतीश कुमार का अभिवादन कर रही हैं। इसके साथ साथ उनकी वाक्पटुता, राजनीतिक अनुभव, इस सब का प्रयोग कर एक बार फिर से राष्ट्रीय जनता दल अपने आप को बूस्ट कर सकता है। ऐसी स्थिति में सबसे ऊपर जो नाम आ रहा है कि भले ही परिवारवाद, दुनिया जहान जितनी भी बातें आप कर लें, लेकिन लालू प्रसाद इस फैसले पर अपनी मुहर लगा सकते हैं, क्योंकि मीसा भारती जो वर्तमान परिस्थिति बनी है और राजद में जिस तरह से उनका कद बढ़ा है, जिस तरह से उन्होंने लालू प्रसाद का बदला लिया है, वो सब कुछ देखते हुए मीसा भारती सबसे उपयुक्त कैंडिडेट नजर आती हैं और कई मौके पर लालू प्रसाद और
नीतीश कुमार के बीच में जो संवाद हो रहा है, उस संवाद पर भले ही किसी ने कोई रिएक्शन दिया हो, लेकिन मीसा भारती ने बहुत ही बेहतरीन रिएक्शन दिया है। और वो रिएक्शन था कि दोनों के बीच में क्या बात होती है, दोनों दोस्त हैं, भाई हैं, मैं नहीं जानती हूं और ना ही मेरा उसमें कुछ इंटरेस्ट भी है। दोनों जो बात करना है करें, हमको उससे कुछ लेना देना नहीं, दोनों मेरे गार्जियन हैं। इसका सीधा मतलब आप समझ सकते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल और लालू प्रसाद एक ऐसा ट्विस्ट करने की कोशिश में लगे हुए हैं जिससे यह साफ नजर आ रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष के चयन में ही जो नाम फाइनल हो रहा है, उसमें मीसा भारती का नाम यदि फाइनल होता है तो ये मान के चलिए कि लालू और नीतीश की दोस्ती लगभग पक्की है। और ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी जो प्लान बना रही थी, उस प्लान को सिरे से ध्वस्त कर सकती है लालू प्रसाद की यह स्ट्रेटजी। क्योंकि आपको याद होगा कि मनोहर लाल खट्टर को जिस तरह से आपने देखा होगा, जिस तरह से मनोहर लाल खट्टर को भारतीय जनता पार्टी ने बिहार का प्रभारी बनाया है और ये कोशिश की जा रही है कि नीतीश कुमार से सामंजस्य बिठाने वाले जो भी नेता होंगे उन सभी को नई कमेटी में ला करके और नीतीश कुमार से एक बेहतर रिश्ता कायम किया जा सके, जिससे कि 2025 के चुनाव में मजबूती के साथ लड़ा भी जा सके और जीता भी जा सके। ये सारी परिस्थितियां कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि लालू प्रसाद का ये स्टेप और लालू प्रसाद का ये जो एक्ट है, ये कहीं ना कहीं आने वाले बिहार की राजनीति की तरफ इशारा कर रहा है। कुछ बड़ा होने वाला है, क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब खरमास 15 तारीख को उतरेगा, 18 से 20 तारीख तक बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय की शुरुआत होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। हमारी नजर बनी हुई है, भीतर से हम ऐसे ही खबरें निकाल करके आपके सामने लेते आते हैं। कैसा लगा ये विश्लेषण जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386